नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि आज की जो ख़ास न्यूज़ हैं, इस वक्त टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई हैं, उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ ख़ास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो ज़मीन है, जो हमारी वक्फ की संपत्तियां हैं, उन पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। और वहीं पर बात करते हैं कि आपातकाल के आज 50 साल पूरे हो चुके हैं, जिस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहीं पर आखिरी खबर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मामला गरमाया हुआ है। अजीत पवार की मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक हुई है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है जी। सबसे पहले बात करते हैं कि हैदराबाद से सांसद और एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कानून बनाकर वे मुस्लिम समुदाय को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तो वो भूल रहे हैं। याद रखिए, पीएम मोदी या भाजपा, हमारी संपत्तियां जो हैं वो हमारी हैं, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। बिल्कुल सही। जिस तरह से हमने देखा कि जब वक्फ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उसमें आगे आगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के साथ ही ओवैसी भी थे। और जिस तरह से इस पे मुखर होकर बोलना है, तो मुझे लग रहा है कि ओवैसी एक तरफ से उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं जिस तरह से कल उन्होंने बयान दिया है कि ये कानून काला है, ये अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 के ख़िलाफ़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये चैप्टर 3 का अधिकार है और उसके ख़िलाफ़ भी है। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि वक्फ कानून में 5 साल के मुसलमान के प्रावधान पर भी सवाल उठाया और कहा है कि ये 5 साल के मुसलमान का क्या कानून है, ये 5 साल का नियम कहाँ से लाया गया है। साथ ही ओवैसी ने शुरू से ही वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया है और अभी भी करते आ रहे हैं। जिस तरह अभी हमने कल देखा कि रायचूर में उन्होंने एक बयान दिया। साथ ही ओवैसी ने कल रायचूर में ही एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वहीं ओवैसी ने गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों को लेकर भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि हम सब देख रहे हैं कि गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों का कैसे कत्लेआम किया जा रहा है, महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये इंसानियत के नाम पर कलंक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वारंट जारी कर दिया। हम खुदा से दुआ करते हैं कि जिसने ये जुल्म किए हैं, खुदा उसे नेस्तनाबूद कर दे। सबसे पहले अगर हम बात करें वक्फ कानून की, तो जिस हिसाब से लाया गया था उसके बाद हमने देखा कि इस पर जिस तरह से एक इतनी सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी तरफ से कि हमने जो कुछ इसमें चीज़ें बताई गई थी तो उन पेजेस को हटा करके अपनी तरफ से पेजेस लगा करके पेश किया गया है। इसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि ऐसा क्यों किया गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि जिस तरह से इसको लोकसभा में पारित किया गया, जिस तरह से इसको जो है राज्यसभा में पारित किया गया और फिर इसको जो है राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी 5 तारीख को। तो ये सब चीज़ों के बाद भी ये देखा गया कि किस तरह से इसमें प्रोटेस्ट जारी है। चाहे वो जो एक आह्वान किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि आप 15 मिनट के लिए अपने घर की बत्तियां बंद रखें, उसमें देखा कि काफ़ी सपोर्ट मिला। काफ़ी मुस्लिम जो क्या बोलते हैं इलाके थे, उसमें बहुत सारे जगह से जो वीडियो सामने आई, उसमें हर जगह बिजली गुल का जो एक प्रोटेस्ट था वो किया गया। उसके बाद फिर चेन से रिलेटेड एक वो किया गया प्रोटेस्ट, जिसमें ह्यूमन चेन का था। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त वक्फ कानून को लेकर के मुसलमान एकजुट हैं और वो इसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं जी। और उसमें ये भी कहा गया कि जिस तरह से हमने ये भी देखा कि कुछ जगहों पे इसको लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह हमने देखा कि कई जगहों पे दुकानें जला दी गई, दंगे हो गए। तो उसको लेकर के भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अपना प्रोटेस्ट हमेशा
शांतिपूर्ण तरीके से रखें। रीज़न ये है कि आपको नहीं पता आपके प्रोटेस्ट में कौन आ जाता है जी। और जिस तरह से अभी फिर हमने बात की दूसरी कि उन्होंने फ़लस्तीन को लेकर के भी बोला है कि फ़लस्तीन में जिस तरह से बच्चों, महिलाओं और जो बुज़ुर्ग हैं उन पर जिस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं वो भी कहीं से बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। कल भी हमने बात कही थी कि जिस तरह से जो अभी हो रहा था, क्या बोलते हैं, इजराइल ईरान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था उसमें कल जिस तरह से सीज़ फायर का ऐलान किया गया, सीज़ फायर का ऐलान ट्रम्प ने किया और हमेशा वो हर जगह सीज़ फायर का ऐलान करते हैं। उसके बाद लेकिन उनकी एक और वीडियो सामने है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं इजराइल को जो है दोषी ठहराया है जी। और तो एक चीज़ ये भी है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल का जो अभी वार चल रही थी उसमें आपने सीज़ फायर करवा दिया, लेकिन आप फ़लस्तीनियों के साथ कब आएंगे? वहाँ पे भी एक बार सीज़ फायर करवाया गया था लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने वहाँ पे हमले जारी रखे और आज भी वहाँ पे हमले जारी हैं और वहाँ की जो वीडियो सामने आती है वाकई इंसानियत को कहीं ना कहीं झकझोर के रख देती हैं। इंसान अंदर से टूट जाता है कि वहाँ के बच्चे कितने परेशान हैं। जब वहाँ पे कुछ खाना जाता है तो वहाँ के लोगों को आप देखिए किस तरह से वो लोग सब उस खाने पे टूट पड़ते हो कि वहाँ पे जो राहत सामग्री है, चाहे वो खाना हो कुछ भी हो, वो ले जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे ट्रक्स जो है अभी तक रोके हुए हैं, बहुत सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं। तो इस पे भी इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसको संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह बोला गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, तो वारंट जारी करने से कुछ नहीं होता, आप उनको अरेस्ट करें या फिर उस चीज़ को ख़त्म करवाएं कि आखिर ये कब तक चलेगा। 2023 से चल रहा है ये, अक्टूबर से, और अभी तक चलता आ रहा है। वहाँ पे लोग शेल्टर में रह रहे हैं, वहाँ पे लोग हॉस्पिटल में रह रहे हैं, तो हॉस्पिटल में बमबारी की जा रही है। अभी कल भी वहाँ पे बमबारी हुई है। तो ये इंसानियत को कहीं ना कहीं झकझोरने वाली चीज़ें हैं और इस पर जो है सबको एकजुट होना चाहिए। जितने भी मुल्क इंसानियत पसंद है उन सबको एकजुट होना चाहिए और उनको इसके खिलाफ या अगर हम बात करें नेतन्याहू के खिलाफ एक क्या बोलते प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि उनको इन चीज़ों से हटाओ, उनको अरेस्ट किया जाए। और अभी जिस तरह से न्यूज़ जो आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए ईरान पे हमला किया था, हालांकि उनको नहीं पता था कि ईरान पे हमला करने का मतलब हमारा अंजाम क्या होगा। हाँ, हमारा अंजाम जो है वो क्या होगा, क्योंकि ईरान ने उनसे डबल अटैक किया है और ईरान ने जो वहाँ की मीडिया वो भी खुल के बात करने लगी है, उसने बोला कि ईरान ने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो अब जब नुकसान हुआ उसके बाद फिर हमने देखा ट्रम्प ने ये बोला था कि हम 2 हफ्ते तक सोचेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, तो उन्होंने ईरान पे हमला किया। दैन फिर ईरान ने उनके जो एयर बेसिस थे उन पे हमला किया। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही, लेकिन उनके एयर बेसिस पे हमला किया, उसके अगले दिन ही सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तो आप ये देखिए, अगर आप ताकतवर हैं और आपके पास चीज़ें हैं तो आपसे अगर कोई जंग कर भी लेता है तो वो बहुत जल्दी शांत हो जाता है। लेकिन आपके साथ अगर कोई खड़ा नहीं है और आप ताकतवर नहीं है तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो जिस तरह से अभी हम हिंदुस्तान की बात करें कि ओवैसी ने बात की थी कि वक्फ की ज़मीन हमसे कोई नहीं छीन सकता है, इसको लेकर के प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। लोग मतलब अपनी अपनी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के जो है कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। हर जगह से हर रोज़ एक नई न्यूज़ आती है कि इसको लेकर के जो है प्रोटेस्ट जारी है और लोग जो हैं इसके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। और सरकार, अभी आप ये देखिए कि अपोजिशन जो है वो सरकार के अगेंस्ट है इस मामले में। हालांकि खुल के आप देखेंगे तो बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो खुल के इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं एक तरफ अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और शुरू से लेके आज तक इस चीज़ का विरोध उनकी तरफ से देखा जा रहा है। जी, वहीं पर बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है और पीएम मोदी ने से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। और पीएम मोदी ने लिखा है कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार किया गया था। लेकिन भाजपा से एक सवाल ये है यासिर कि आज जो स्थिति है हिंदुस्तान की, क्या वो आपातकाल नहीं है? लोग इतने कर्ज में डूबे हुए हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं जी।
और सिर्फ 5 किलो राशन से क्या हो जाता है? 5 किलो राशन में आप जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि हम आपको राशन दे रहे हैं, लेकिन आप राशन मत दीजिए, आप लोगों को रोजगार दीजिए। देखिए और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है यासिर, सब लोग परेशान है, पूरी जनता परेशान है। आप एक बार निकल के जनता के सामने जाइए, उनके सामने प्रकट होइए, उनसे पूछिए कि आपकी क्या समस्याएं हैं, तब आपको जाकर पता चलेगा कि लोगों के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। लोग पानी से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि लोग वहाँ पर जो है, वहाँ की जो महिलाएं हैं कई सारे किलोमीटर चल के जाती हैं वहाँ पर, पानी उनको फिर भी साफ सुथरा नहीं मिल पाता है। और वही हाल राजस्थान में भी है, वही हाल दूसरे प्रदेशों में है कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। कहीं पर पुरुष जो है अपने कर्ज के बोझ के तले आकर इतने दब जाते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ रोज पहले ये सारी खबरें बहुत ही ऐसे विस्तार से चल रही थी कि वहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने अभी जिस तरह बोला कि आज के जो हालात हैं वो भी कुछ सही नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, उनका भी बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल जो इमरजेंसी थी देश के लिए बेहद गंभीर समय था, वो जो पूरा टाइम था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज के जो हालात हैं, आज के समय में भी जो हालात हैं वो उसी से मिलते जुलते हैं। अब अगर क्या बोलते उस इमरजेंसी के बारे में उसका इतना विरोध किया जाता है, और आप देखिए कि अपोजिशन लीडर्स भी उसका विरोध करते हैं कि वो गलत हुआ था जी। उसके बारे में हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि वो एक गलत चीज़ थी जो हो गई है, ठीक है। लेकिन फिर अब आप ये देखिए कि जिस तरह से हमारे देश में 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी, वो कौन सा बहुत अच्छा काम किया था आपने जी। और आपने 2000 का नोट निकाला, उसके बाद फिर 2000 का नोट बंद कर दिया आपने। तो ये आप किसकी जेब भर रहे थे या क्या कर रहे थे? आपके 2000 का नोट निकालेंगे, उससे भ्रष्टाचार कम होगा, काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार कम होगा। आप ये सोचिए कि 500 की 4 नोटें होंगी और 2000 की 1 नोट होगी, उससे भ्रष्टाचार कैसे कम हो जाएगा? और फिर जो दूसरा है वो जीएसटी का है। जीएसटी से जो आपने जीएसटी का कानून लाया, उसके बाद बहुत सारे छोटे व्यापारी बेचारे वो अपनी दुकानों को साइड में शिफ्ट करने लगे। उसके बाद आप एक और लेकर के आ गए यहाँ पे कि लॉकडाउन, कोविड में बिना ये सारी जो चीजें आई ये बिना सोचे समझे आई हैं। तो अगर आप इतनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं तो आप पिछली गवर्नमेंट की जो इमरजेंसी वाली घटना थी उसको आप काला दिन क्यों बता रहे हैं? संविधान के लिए काला दिन तो ये भी रहा ना कि आपने नोटबंदी कर दी, आपने लॉकडाउन लगा दिया विदाउट एनी प्रिपरेशन। कोई भी प्रिपरेशन कहीं नहीं थी, किसी भी तरह का कुछ नहीं था, जो जहां फंसा था वहीं फंसा रहा। किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो। तो शुक्र ये है कि हिंदुस्तान में अभी भी इंसानियत जिंदा है कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए पीछे नहीं आ रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो जो है एक काला दिन था, तो आपको याद करना होगा कि जब से 2014 से देश की सत्ता में बीजेपी आई हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उसके बाद से आज तक कितनी गौ हत्याएं हुई हैं। झूठी शान के लिए एक उसमें कहा जाता है जब जो है 2 धर्मों के लोग अलग अलग शादियां कर लेते हैं, और जो अगर उसको ऑनर किलिंग जो कहा जाता है झूठी शान के लिए, तो यहाँ पे भी एक झूठ को करने के लिए जो है हत्याएं की जा रही हैं। क्या वो काला दिन नहीं होता है? जब किसी एक इंसान की हत्या की जाती है और बाद में जब तहकीकात होती तो पता चलता है कि वो गोश्त गाय का नहीं था, इवन कहीं कहीं तो ये भी पता चला है कि वो गोश्त ही नहीं था, वो काला दिन नहीं होता है क्या जी? आप जो इससे पहली सरकार थी उसने क्या किया क्या नहीं किया वो उसके साथ चला गया। अब आप क्या छोड़ के जा रहे हैं आगे जनता के लिए? आप कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं आगे जनता के लिए? आप देखिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 से बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वहां पे अभी पुलिस के लिए आवेदन दिया गया, नौकरी दी गई पुलिस वालों को जी। और भी लोग हैं जो वहां पे नौकरी चाह रहे हैं, वो सारे इधर उधर अलग अलग प्रदेशों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी नहीं है वहां पे जी। दूसरी चीज ये कि अगर जिस तरह हम देख रहे हैं कि हैदराबाद जो है तेलंगाना वो 10 साल में इतना डेवलप्ड हो गया है, तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं हो सकता डेवलप? इन सब चीजों पे बात ना हो करके हम पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे और जिससे जो है हमारा एक तबका जो है वो हमें वोट करेगा, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है।
जी। या तो आप राम मंदिर के बारे में देखा, हमने राम मंदिर बना दिया, अभी आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है क्या बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो है चला करके बदला ले लिया। अब आप लेकर के आए हैं कि जो इमरजेंसी थी वो संविधान के लिए काला दिन था। अब आप उस पर आज पूरा दिन आप देखिएगा, जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी अलायंस के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सबके बयानात सिर्फ आपातकाल पे आएंगे, सिर्फ इमरजेंसी पे आएंगे। और जो दरबारी मीडिया है उस पर दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे बात होंगी कि उस दौरान ये हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये हुआ था, आडवाणी के साथ ये हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है हमारे, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आज जो है जारी की जाएंगी कि उस दौरान वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे उनके। अरे भाई साहब, दुनिया में या हिंदुस्तान में और भी बहुत सारी खबरें हैं जिनको आप दिखाइए, जो ज़रूरी खबरें हैं। अब प्रधानमंत्री उस दौरान क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे, ये सब दिखा करके आप लोगों को जो है इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इससे बेहतर ये होगा कि आप ये दिखाइए कि हमारे देश में आज कितना युवा बेरोजगार है। आपने जिस तरह बोला कि कितनी जगह पानी नहीं आ रहा है, कितनी समस्याएं ऐसी हैं जो है रोडें नहीं बनी हुई हैं। अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग जो हैं नदी क्रॉस करके जाते हैं, अगर उसमें ज़्यादा पानी भर जाएगा तो वो बह जाएंगे। अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं। बिहार में एक फ्लाईओवर बनाया गया जहाँ पे कुछ नहीं है, बीच में एक फ्लाईओवर खड़ा कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत करप्शन हो रहा है, उन पर बात क्यों नहीं की जाती है। सिर्फ आपातकाल जो पीछे हो गया है, मतलब 1975 में हुआ था आपातकाल, और आज उसके बारे में चर्चा हो रही है। आप ये देखिए कि इस देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया है, मतलब क्या बोलते हैं, नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, वो आ रहा है। और फिर जो है क्या बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, वो आ रहा है। लेकिन बीच में जो बीजेपी की सत्ता आती रही है उस पर कोई कमेंट नहीं हो रहा है। या फिर मुगलों ने क्या किया, वो आ रहा है। लेकिन बीच में जो अंग्रेज आकर के शासन करके चले गए उस पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो ऐसी चीजें हैं जो एक समाज को जो है क्या बोलते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, उस हिसाब से बात की जा रही है। डेवलपमेंट पे कहीं कोई बात नहीं होगी। आप देखिए किसी भी बीजेपी के लीडर से आप ये सवाल कर लीजिए कि आज की डेट में आपने कितनी नौकरियां दी हैं, और वो उन चीज़ों से हट करके दूसरी बातें करने लगेगा। ये फैक्ट है। और इस पे अगर आप देखिए, आप खुद ट्राई करके देखिए, या कहीं भी न्यूज़ चैनल पे आप देख लीजिए, कहीं पे भी नौकरी से रिलेटेड कोई बातें नहीं होती हैं। इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं उन चीज़ों से रिलेटेड बातें नहीं होती। बात ये हो रही कि जो है मतलब हमारे देश के बाहर क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें ये वो देखिए। जी, मोदी जी ने कहा कि जो आपातकाल हुआ था उसमें संविधान की हत्या हुई थी, लेकिन आज जो है संविधान की हत्या आज भी हो रही है, क्योंकि देश के युवा इतने बेरोजगार हो गए हैं कि वो इतना ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जो है हमारे देश की जो युवा हैं या जो कह ले जो लोग हैं, वो जो है इतना कर्ज से दबे हुए हैं कि वो आए दिन जो है आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, लेकिन उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। वहाँ पर लोग, अब देखिए जो अहमदाबाद में जो घटना हुई थी यासिर, उसकी रिपोर्ट जो है 3 महीने के बाद आएगी। या कह लें कि पहलगाम की जो घटना हुई थी उसमें NIA की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा गया है कि जो स्केच जारी किए गए थे आतंकवादियों के, वो जो है झूठे थे, फर्जी है, मतलब जी फर्जी है। और आतंकवादी अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन उस दौरान किसकी जाने गई, मासूमों की जाने गई। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो जो है कांग्रेस को कोसते रहते हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार कब से चली गई है। और लेकिन अब 2014 के बाद आपकी सरकार है, आप देखिए 11 साल हो गए भाई। अभी आपने 11 साल का जश्न मनाया है कि 11 साल हमें प्रधानमंत्री बने हो गए, बीजेपी को 11 साल सत्ता में आए हुए हो गए। तो 11 साल में आपने क्या क्या चीज़ें की, आप वो पेश कीजिए। आपने नोटबंदी की, नोटबंदी में कितने लोगों की मौत हुई है, और नोटबंदी में कितने लोग परेशान हुए हैं, ठीक है। आपने जो है लॉकडाउन लगाया, उसमें कितने लोग बेचारे उनकी डेथ हो गई, कितने परेशान हुए। आप GST लेकर क्या, GST कानून लेके आए, GST कानून में कितने बेचारे छोटे जो क्या बोलते हैं व्यापारी थे, उनकी दुकानें खत्म हो गई, उन्होंने अपना बिजनेस ही ठप कर दिया। तो आप इन चीज़ों पे बात कोई नहीं करेगा। आप ये देखिए जो दरबारी मीडिया है वो इन चीज़ों पे बात नहीं करता, वो सिर्फ ये कह रहा है, आज पूरा दिन ये चलेगा कि उस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, कहाँ थे, उन्होंने क्या किया, कितनी बार जेल गई, ये सब चीज़ें आएंगी। जी,
तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको ख़ास खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।